चलिए, जय हिंद बच्चों। तो देखिए बच्चों, साइंस में आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 और इसके अंतर्गत हम आयन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके पूर्व वीडियो में बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम उसमें बताए थे बच्चों, क्लास 10 तक के लिए जो आवश्यक बातें थी, जो आवश्यक चीजें थी, उसको ध्यान में रखते हुए एक सिंपल वे में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर एक और हम वीडियो अपलोड करेंगे बच्चों, जिसमें पूरे एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से चालू करके पूरे 118 तक जो एलिमेंट हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उस 118 एलिमेंट्स पूरे का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताएंगे कि कैसे सबका लिखा जाता है। तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था वो अभी एक सिंपल वे में बताया था। बेसिकली आपको एक नॉलेज दिया था, एक रफ आइडिया दिए थे। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा जो बोरबरी स्कीम है उसके अंदर, तो बोरबरी योजना के द्वारा पूरे हम उस योजना को समझाते हुए और पूरे एलिमेंट्स 1 से लेके 118 तक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके पहले बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम केमिस्ट्री में पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में क्या था बच्चों? पार्ट 1 में हम आवेश के बारे में चर्चा किए थे, चार्ज के बारे में चर्चा किए थे। अब हम आगे आयन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आवेश का एक संबंध है आयन के साथ। आवेश का एक आयन के साथ एक रिलेशन है। तो अगर हम आवेश को समझ चुके हैं तो इसी के साथ अगर आयन को जोड़ा जाए तो बच्चों आप लोग को भली भांति चीजें समझ में आएगी। तो अगर बच्चों आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरे पार्ट 1 वीडियो आप पहले देखिए बच्चों, तभी आपको आयन समझ में आएगी। अन्यथा इसको देखने से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 आवेश के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आयन समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पिछला वीडियो में बच्चों हम आवेश के बारे में चर्चा किए थे, चार्ज के बारे में चर्चा किए थे। तो इसका हम थोड़ा सा अभी चर्चा कर दे रहे हैं बच्चों आवेश के बारे में। तो आवेश, जिसको इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है, तो चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है बच्चों, तो इस चीज की चर्चा हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। तो प्रारंभिक स्टेज में कोई भी पदार्थ जो होते हैं अपना इनिशियल स्टेज में, तो इनिशियल प्रारंभिक स्टेज में कोई भी पदार्थ उदासीन होते हैं बच्चों, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं। और आपको पता है बच्चों कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर परिमाण में सेम हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड उसका सेम हो जाता है, तो सेम नंबर होने की वजह से आवेशों का परिमाण भी सेम रहता है। और जब आवेशों का परिमाण उसमें सेम रहता है बच्चों, इसलिए कोई भी मैटर जो होते हैं, कोई भी मैटर ये मूल अवस्था में उदासीन माने जाते हैं। तो इसमें चार्ज कैसे आएगा बच्चों? तो चार्ज आने का तरीका क्या था कि चार्ज, आखिर कोई भी मैटर चार्ज क्यों होगा, उसमें आवेश की उत्पत्ति कैसे होगी, तो उसके लिए हम बताए थे बच्चों कि पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होते हैं, किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जंप करके किसी दूसरे मैटर पर चले जाते हैं, तो ऐसा होने पर दोनों मैटर में चार्ज पैदा होता है बच्चों। दोनों पदार्थ जो होते हैं ये आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें आवेशों का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है, ये नंबर ज्यादा कम हो जाता है, कम बेसी हो जाता है ये नंबर। तो ये नंबर अधिक या कम होने की वजह से आवेशों का संतुलन जब बिगड़ जाता है बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अगर अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तभी मैटर चार्ज में आ जाते हैं। तो इस चीज की चर्चा हम कर चुके हैं। तो चार्ज में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होना पड़ता है, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाना पड़ता है। तो उसको जाने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है बच्चों। तो वो एनर्जी कहां से मिलता है? तो आखिर इलेक्ट्रॉन जंप कैसे कर पाते हैं?
तो जंप करता है कि अगर दो पदार्थों को आपस में घर्षण किया जाए, आपस में रगड़ा जाए, फ्रिक्शन पैदा किया जाए, आपस में अगर रगड़ा जाए, तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं पदार्थ में, तो ये जो घर्षण होता है, ये फ्रिक्शन होता है, उससे उसको एनर्जी मिल जाती है बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी मिल जाने की वजह से उस एनर्जी को प्राप्त करके फिर वो दूसरे मैटर पर जंप कर जाता है, दूसरे पदार्थ पर जंप कर जाता है। तो एक तरीका होता है बच्चों घर्षण, दूसरा तरीका होता है बच्चों चालन। आवेशों का चालन होता है बच्चों, चालन द्वारा आवेशन होता है। एक घर्षण द्वारा आवेशन होता है और एक चालन द्वारा आवेशन होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं बच्चों। और एक होता है चालन द्वारा आवेशन। और थर्ड होता है बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये तीन तरीके हैं बच्चों एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने में। ये तीन तरह के प्रक्रिया अपनाया जाता है। ये तीन तरह के प्रक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक मैटर से दूसरे मैटर पर जंप करते हैं। तो घर्षण हो गया परस्पर रगड़ पैदा करने से, उससे एनर्जी मिल जाती है। और दूसरा हो जाता है बच्चों चालन द्वारा। मान लीजिए कोई पदार्थ आवेशित है, एक पदार्थ, और दूसरा पदार्थ अनावेशित है। अगर वो दोनों पदार्थ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए बच्चों, तो वहां पर चालन द्वारा आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है। एक होता है प्रेरण द्वारा आवेश। तो इसमें सेम आपका जो सेकंड पॉइंट है उसी टाइप में यहां होता है कि अगर एक वस्तु आवेशित है, दूसरा वस्तु अनावेशित है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए बच्चों, तो यहां पर प्रेरण द्वारा आवेश जो होता है एक मैटर से दूसरे मैटर पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस तरह से आवेश जो पैदा होता है बच्चों, तो ये तीन प्रक्रिया द्वारा पदार्थों में आवेश उत्पन्न होती है। तो इस चीज को हम लोग बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये मेरा आयन है। तो आयन का संबंध चूंकि आवेश के साथ है बच्चों, इसलिए आवेश बताने के बाद हम आपको आयन बताने जा रहे हैं। तो अब आयन में हमको जानना क्या है बच्चों, आयन क्या है, पहले इस चीज को जानेंगे। तो आयन क्या होता है, तो आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं बच्चों। जिस परमाणु में आवेश पैदा हो जाता है, जिस एलिमेंट के परमाणु में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस आवेश युक्त परमाणु को ही आयन बोला जाता है बच्चों। आवेश युक्त परमाणु को आयन कहा जाता है, इसी को हम लोग आयन करते हैं। और जिस तरह से बच्चों मैं आपको कल बताया था कि जिस तरह से आवेश टू टाइप के होते हैं, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज और सेकंड ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, ठीक उसी प्रकार से बच्चों आयन जो होता है मेरा, आयन भी दो तरह के होते हैं। तो एक हो गया आपका धनायन। तो आयन के भी दो टाइप होते हैं बच्चों। एक आपका धनायन हो गया, जिसको इंग्लिश में बच्चों कैट आयन बोलते हैं। और सेकंड होता है बच्चों ऋणायन, जिसको इंग्लिश में एन आयन बोला जाता है। और आयन का भी इंग्लिश बच्चों आयन ही होता है। अब देखिए बच्चों, आयन जो होता है आवेश युक्त परमाणु होता है। आवेश युक्त परमाणु को आयन बोलते हैं। तो धनायन किसको बोलेंगे बच्चों, तो धन आवेश युक्त परमाणु को, धन आवेश युक्त परमाणु को धनायन बोलेंगे बच्चों। यानी जिस परमाणु में धन आवेश होगा, जिस एलिमेंट के परमाणु में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वही पॉजिटिव चार्ज आपका धनायन शो करेगा बच्चों।
फिर उसी तरह ऋण आयन किसको कहेंगे बच्चों? तो ऋण आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त ऋण आवेश युक्त परमाणु को ऋणायन बोलेंगे बच्चों। ऋण आवेश युक्त परमाणु को ऋणायन बोलेंगे, यानी जिस परमाणु में नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऋणायन यानी एनायन कहेंगे। अब यहां पर हमको ये जानना है बच्चों कि आवेश में कैसे कन्वर्ट होता है, इस चीज को हम बता दिए। अब इसी का संबंध हम आयन के साथ जोड़ रहे हैं बच्चों। और यहां पर हमको ये जानना है कि आवेश में आपने देखा था बच्चों कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जो पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो जो गेन करते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। अब हमको ये जानना है बच्चों कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इस चीज को जानने के बाद फिर मेरा आयन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है बच्चों कि कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट कब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसको जानने के लिए तरीका क्या है बच्चों? तो इसको जानने के लिए आपको अक्रिय गैस के बारे में जानना होगा बच्चों। अगर आप अक्रिय गैस जान जाते हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक बात और है बच्चों कि आखिर कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन क्यों करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने के पीछे मुख्य वजह जो होता है बच्चों, मेन पर्पस जो होता है, ये होता है कि कोई भी तत्व जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टैब्लिश होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होना चाहते हैं तो उसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या गेन करते हैं। स्टेबल होने के लिए, अस्थायी होने के लिए, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं। तो अब हमको ये जानना है बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, ये बात तो हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं अस्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं। अब जानना है कि कोई भी एलिमेंट जो है कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कितना गेन करेगा, और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा। इसको समझने के लिए बच्चों पहले आपको अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के बारे में जानना पड़ेगा। तो उस चीज को अगर हम जान जाते हैं तो समझने में बड़ा सुविधा होगी। और उसके अलावे कुछ हम शॉर्ट मेथड भी आपको बताएंगे बच्चों, जिससे आपका आयन क्लियर हो जाएगा। तो हम सारे मेथड को बताते हैं। एक मेथड जिसके लिए आप इनर्ट गैस को अगर जानते हैं तो उसका अप्लाई करके हम ये जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, गेन करेगा, कितना लॉस करेगा, कितना गेन करेगा, इसको हम इजीली जान जाएंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, उससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है बच्चों अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का 2-3 नाम है बच्चों, और जिनका 2-3 नाम होता है थोड़ा सभी नाम को ध्यान में रखना है ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। तो एक नाम होता है बच्चों उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, या अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, या आप इसको निष्क्रिय गैस भी कह सकते हो। निष्क्रिय गैस इंग्लिश में बच्चों आप उत्कृष्ट गैस को आप नोबल गैस भी कह सकते हो। नोबल गैस या इनर्ट गैस। इनर्ट गैस। अब देखिए बच्चों, टोटल एलिमेंट्स, आपको पता है बच्चों कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो अस्तित्व में है और जिसका आपका एनसीईआरटी में चर्चा किया गया है, तो वो टोटल 118 तत्व है बच्चों।
और इस 118 तत्वों में जो 7 तत्व हैं, हालांकि मेनली कहा जाए बच्चों तो 6 तत्व हुआ, लेकिन एक और तत्व जो 118 नंबर में है उसको भी निष्क्रिय गैस की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन वो जो तत्व हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बच्चों, वो आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम हैं, उनको लैब में तैयार किया गया है उसको। तो 118 तत्व में मेनली आप 6 कर सकते हो, लेकिन एक को और एड ऑन किया गया है एनसीईआरटी में, तो इस प्रकार से 7 टोटल 7 मेरा 7 तत्व जो है 118 में 7 एलिमेंट ये उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ नाम से क्लियर है बच्चों, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस का मतलब होता है कि 118 में ये जो 7 तत्व हैं जो आपको उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं बच्चों, और ये स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल होते हैं, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अस्थायी होते हैं। तो ये कौन कौन से उत्कृष्ट गैस हैं बच्चों, इसको हम यहां पर दिखाते हैं। तो पहले इसको एक कॉलम में दिखा देते हैं बच्चों, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के बाद इसका सिंबल क्या होगा बच्चों, इनर्ट गैस, ये सिंबल। और ये हो गया परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और इधर हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए बच्चों, पहला अक्रिय गैस जो मेरा है ये हीलियम है। हीलियम, हीलियम का संकेत बच्चों He होता है और परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को बताया गया था बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो K, L, M, N, O आदि कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण था, जो बोर बड़ी योजना के अंदर आता है, समझिए, इसको आपको बताया गया था। तो पहले मेरा K सेल होगा, और K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 2 ही है मात्र, तो सिर्फ 2 होगा। अब हीलियम के बाद अगला है बच्चों नियॉन। नियॉन, और नियॉन का संकेत Ne होता है, इसका सिंबल, और एटॉमिक नंबर 10 होता है बच्चों, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 8 होगा। पहला सेल में मेरा 2 होगा बच्चों, और सेकंड सेल जो L होता है उसमें मेरा 8 होगा। ये नियॉन का हो गया बच्चों। अब नियॉन के बाद होता है आर्गन। आर्गन का जो सिंबल होता है बच्चों Ar, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों 18 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला सेल में 2, सेकंड सेल में 8 होगा, और थर्ड सेल में भी 8 होगा। तो ये आर्गन का हो गया बच्चों। आर्गन के बाद क्रिप्टन, और क्रिप्टन, क्रिप्टन का जो सिंबल है बच्चों ये Kr है, और इसमें 36, इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है बच्चों। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट सेल में आपका 2, सेकंड में 8 हुआ, और थर्ड में आपको पता है बच्चों, थर्ड में आपका 18 होता है। अब जोड़ के देख लीजिए बच्चों, 8 2 10, 18 28 हो गया, 28 में 8 ऐड करेंगे तो मेरा 36 हो जाएगा। एक क्रिप्टन का हो गया बच्चों। नेक्स्ट होता है जेनॉन, और जेनॉन का जो सिंबल होता है बच्चों Xe होता है,
और इसमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं बच्चों, इसका 54 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, तो पहले मेरा 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, और अब 32 यहां नहीं होगा बच्चों, यहां 54 है, तो 54 है तो मेरा कितना हो गया, 8 2 10 और 18 28 हो गया। अगर हम 32 लेते हैं बच्चों तो 60 हो जाता है, 60 जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हम 18 ही लेंगे, तो 18 18 36 10 46 हो गया, बचा 8, तो फिर 8 हो जाएगा। अब जेनॉन के बाद अगला होता है बच्चों रेडॉन। रेडॉन का जो सिंबल है बच्चों, रेडॉन का सिंबल Rn है, और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 86 होता है, 86। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है बच्चों, तो पहले 2 होगा, फिर 8 होगा बच्चों, फिर 18 होगा बच्चों। अब यहां पर ऐड करके देखिए बच्चों, 8 2 10 18 28 हो गया, अब 32, इसके बाद मेरा 32 होगा बच्चों, और 32 अगर ऐड करेंगे तो 8 2 10 18 28 और 32 28 32 60 हो जाएगा बच्चों। तो फिर हम 18 लेंगे, और 18 के बाद फिर 8 लेंगे। अब जोड़ के देख लीजिए बच्चों, 86 हो जाएगा। तो 8 2 10 18 28 32 60 18 78 8 86 हो गया, 86। अब अगला जो बच्चों है ये है ऑगनेशन। ऑगनेशन, और ऑगनेशन का सिंबल बच्चों ओजी होता है, इसका सिंबल ओजी है बच्चों, और इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों ये 118 है बच्चों। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 2, फिर 8, फिर 18 हो गया बच्चों, और फिर 18 के बाद आपको 32 लेना है, और फिर 32 ही लेना है बच्चों, 50 नहीं लेना है। आपको बोर बरी स्कीम को और भी हम विस्तार से बताएंगे बच्चों, वहां पर ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, इसके लिए अलग से हम वीडियो अपलोड करेंगे। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड कीजिए, 8 2 10 18 28 32 28 32 60 हो गया, 60 और 32 60 32 92 हो जाएगा बच्चों। तो इसके बाद फिर मेरा 18 होगा बच्चों, तो 92 और 18, तो 92 और 8 100 हो गया, और 10 110, और फिर क्या बचा बच्चों, 8 बचा। तो ये मेरे जो 7 एलिमेंट हैं बच्चों 118 में, ये जो 7 एलिमेंट हैं, ये 7 एलिमेंट आपका उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। ये टोटल 7 एलिमेंट, और ये 7 एलिमेंट अस्थाई माने जाते हैं बच्चों, अस्थाई माने जाते हैं, यानी ये इस्टेब्लिश है बच्चों, स्टेबल है, ये अस्थाई माने जाते हैं। अब क्या है कि जब ये अस्थाई हैं तो अन्य एलिमेंट जो होंगे बच्चों वो इन्हीं के जैसा विन्यास प्राप्त करना चाहेंगे, और विन्यास प्राप्त करके वो भी स्टेबल होना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों, याद रखने के लिए। ये आप 7 आपका अक्रिय गैस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप 7 या दिमाग में रखोगे बच्चों, ये आपको काफी हेल्प करेगा, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं तो आप ध्यान में रखोगे। इसका सिंबल HENEARKRXERN OG हो गया। और परमाणु संख्या किस तरह से है बच्चों, फर्स्ट का 2 हो गया, अब इसमें 8 को ऐड कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, अब फिर 10 में 8 को ऐड कर दीजिए बच्चों तो 18 हो जाएगा, अब 18 में 18 ऐड करना होगा बच्चों, तब आपका 36 हो जाएगा, और 36 में फिर अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो फिर मेरा 54 हो जाएगा। अब ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा बच्चों। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये जो इस्टेब्लिश हुआ है, स्टेबल हुआ है, तो ये कौन से प्रॉपर्टी को रखता है, तो यहां पर देखिए बच्चों, हीलियम को छोड़ के जितने भी अक्रिय गैस हैं सबके बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कक्षा में, सभी के बाह्यतम कक्षा में देखिए बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सब में देखिए बच्चों
हीलियम को छोड़ के सबके बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ये बात पता चलता है बच्चों कि अगर आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्यतम कक्षा में, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, जैसे ये के कक्षा हुआ बच्चों और ये एल हुआ, तो इसके लिए बाह्यतम कक्षा एल हुआ, ये के हुआ, एल हुआ, एम हुआ, तो इसके लिए बाह्यतम कक्षा मेरा एम हुआ। तो सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमको इस टेबल का एक प्रॉपर्टी पता चल जाता है बच्चों, तत्वों के अस्थायी होने का एक प्रॉपर्टी पता चलता है। और प्रॉपर्टी ये पता चलता है कि अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अस्थायी हो जाएंगे। अब एक हीलियम क्या है बच्चों, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका जो सेल है बच्चों, इसमें एक ही सेल है मेरा, और एक सेल मेरा के है, और ये के सेल मेरा पूरा भरा हुआ है बच्चों, के सेल मेरा पूरा कंप्लीट है। तो चूंकि के सेल, अगर सेल पूरा कंप्लीट होता है बच्चों तो वो भी अस्थायी माने जाते हैं, वो भी स्टेबल होते हैं अगर कोष उसका पूर्ण होता है। तो के कोष इसका पूर्ण है बच्चों, इसलिए ए भी स्टेबल है। अब इसी प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाएगा बच्चों, और इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि कौन से तत्व का जो परमाणु होगा वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, और फिर उसी एग्जाम्पल से मेरा आयन भी क्लियर हो जाएगा बच्चों। उसी एग्जाम्पल से हम आयन को भी क्लियर कर लेंगे, और हम ये भी जान जाएंगे कि स्टेबल होने के लिए वो करेगा क्या, लॉस करेगा या गेन करेगा। तो देखिए बच्चों, ये मान लीजिए हम इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं बच्चों। ये मान लीजिए 7 व्यक्ति हैं, इंसान हैं, ये सातों बाहर कमाने के लिए गए, फॉरेन कंट्री में गए या तो अपना ही कंट्री, मान लीजिए मुंबई गए। तो मुंबई गए बच्चों, और इन लोग वहां से कमा के आए और सब करोड़पति बन के आए। आप इन सातों तत्व को आप करोड़पति मान लीजिए बच्चों। ये गए मुंबई और मुंबई में कमाए, और कमाने के बाद ये इस तरह कमा के करोड़पति बने। तो करोड़पति बनने का ये क्राइटेरिया है कि मान लीजिए अगर कोई एक सेल है और वो सेल आपका पूरा भरा हुआ है, वो भी करोड़पति है, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो करोड़पति है। मान लीजिए इतने तत्व बाहर गए और पैसा कमा के आए, और इतना कमाए कि वो करोड़पति बन गए। आपको पता है बच्चों, इसका नकल करेगा, तो इसका नकल कौन करेगा? आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर करोड़पति बन गया, मुंबई गया और करोड़पति बन के आया, उसका नकल उसका पड़ोसी करेगा बच्चों। पड़ोसी ही एक दूसरे का नकल करते हैं। तो नकल किस टाइप से करेगा बच्चों? कॉपी करेगा। किस टाइप से करेगा? तो यहां पर ये चीज को देखा जाए बच्चों, तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है बच्चों, और आपको पता है बच्चों कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जेड परमाणु संख्या हो गया, यानी एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो जितना मेरा एटॉमिक नंबर होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका 3 है। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका विन्यास होगा, के सेल में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 1 बच गया तो ये अगला सेल में जाएगा बच्चों। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा 2 1 हो गया। अब आपको ये देखना है बच्चों कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और ये लिथियम का जो एटॉमिक नंबर 3 है, तो आपको मैच करना है कि इसका जो एटॉमिक नंबर 3 है वो किसका पड़ोसी होगा, मतलब लिथियम का पड़ोसी इसमें से कौन होगा बच्चों। तो आपको देखना है कि इसके एटॉमिक नंबर के नियरेस्ट, ये जो मेरा 7 अक्रिय गैस हैं, तो उसके नियरेस्ट किसका एटॉमिक नंबर है? तो 3 के नियरेस्ट मेरा हीलियम का है बच्चों, और इसका एटॉमिक नंबर मेरा 2 है। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2। कहने का मतलब ये मुंबई गया, 2 अर्जित करके आया, और 2 अर्जित करके आया और ये करोड़पति बन गया। तो अब ये लिथियम हीलियम का नकल करेगा बच्चों, हीलियम का कॉपी करेगा, और हीलियम का जैसा विन्यास है वैसा ही विन्यास ये भी प्राप्त करना चाहेगा, ताकि ये भी अगर विन्यास प्राप्त कर लेगा तो ये भी अस्थायी हो जाएगा और करोड़पति बन जाएगा ये भी। तो इसके लिए क्या करेगा बच्चों?
तो यहां पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का मेरा 2 है और इसका 2 1 है। अब इसके जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करना पड़ेगा बच्चों। अब ये चीज हमको पता चल गया कि लिथियम को लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। तो लिथियम का पड़ोसी कौन हुआ? हीलियम। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 है। तो यहां 2 करने के लिए बच्चों यहां से 1 को हटाना पड़ेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा बच्चों? लिथियम इसका विन्यास 2 1 है बच्चों। स्टेबल होने के लिए, अस्थायी होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है बच्चों, इसलिए यहां माइनस देंगे क्योंकि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तब इसका विन्यास क्या हो जाएगा बच्चों? जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका विन्यास मेरा 2 हो जाएगा बच्चों। और जब 2 हो जाएगा तो इसका विन्यास हीलियम के जैसा हो गया, यानी अब ये भी स्टेबल हो जाएगा बच्चों, ये भी अस्थायी हो जाएगा, मतलब ये भी करोड़पति बन गया बच्चों। तो इसको कॉपी करते हुए अगर हम यहां चीजों को देखते हैं बच्चों, तो हमको ये चीज पता चल जाता है कि स्टेबल होने के लिए, अस्थायी होने के लिए वो लॉस करेगा या गेन करेगा। अब कुछ और एग्जांपल देखिए बच्चों। एग्जांपल सेकंड, मान लीजिए बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जितना एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही। इसका विन्यास क्या होगा बच्चों? इसका विन्यास 2 6 होगा। अब देखना है बच्चों कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये किसका पड़ोसी होगा बच्चों? ये 7 जो अक्रिय गैस हैं, ये किसका पड़ोसी होगा? तो 8 किसके नियरेस्ट होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर को आप मैच करो, टेली करो, तो 8 जो है बच्चों ये 10 का नियरेस्ट होगा, क्योंकि 8 और 10 में 2 का फासला है। ये 2 का नियरेस्ट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ 6 का फासला हो जाएगा। 18 का नियरेस्ट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 10 का फासला हो जाएगा, डिफरेंस 10 का बन जाएगा। तो मेरा ऑक्सीजन 8 किसके नियरेस्ट होगा बच्चों? ये नियोन के नियरेस्ट होगा, 10 के नियरेस्ट होगा। अब नियोन मुंबई गया बच्चों और 2 8 एक कमाया, अर्जित किया, अर्न किया, और अर्न करने के बाद ये करोड़पति बन गया, मतलब स्टेबल हो गया। तो अब ये जो ऑक्सीजन है अपने पड़ोसी का नकल करेगा, तो इसका पड़ोसी नियोन हुआ, तो इसका नकल करेगा बच्चों। तो नियोन का मेरा विन्यास 2 8 है, तो ये भी विन्यास यहां 2 8 करना चाहेगा बच्चों। तो 2 तो है बच्चों, अब यहां 8 करेगा। अब आप बताइए बच्चों कि ये लॉस करेगा या गेन करेगा, मतलब ये त्याग करेगा, देगा या लेगा? तो ऑफिशियली ये बात क्लियर है बच्चों कि यहां पर 2 8 है और यहां पर मेरा 2 6 है, तो ये 2 गेन करेगा, यानी 2 ग्रहण करेगा, 2 किसी से लेगा। जब ये 2 ग्रहण करेगा तब यहां 8 हो जाएगा और नियोन के जैसा विन्यास हो जाएगा, और ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी अस्थायी हो जाएगा, ये भी करोड़पति बन जाएगा। तो ये क्या करेगा बच्चों? 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहां प्लस का साइन देंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को यहां ये ऐड करेगा। तब ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन का जो मेरा विन्यास हो जाएगा, ये मेरा 2 8 हो गया, और ये विन्यास किसके जैसा हो गया बच्चों? नियोन के जैसा हो गया। अब एक चीज बच्चों, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यहां पर 2 माइनस आयन जो बनेंगे, ये 2 ऋणायन बनेंगे बच्चों, 2 एनायन बनेंगे। और यहां लिथियम में गौर कीजिए बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो कल हम आपको बताए थे बच्चों कि जो एलिमेंट या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आया तो वही आपका धनायन हो जाएगा, यानी कैटायन हो जाएगा। तो ये स्टेबल होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया है, तो यहां पर 1 धनायन बनेगा बच्चों, 1 आपका कैटायन बनेगा। अब इसी तरह कुछ एग्जांपल और देखिए बच्चों। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बच्चों, और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों, तो 2 8 1 हो जाएगा।
अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हुआ तो अब हमको ये पता करना है बच्चों कि ये लॉस करेगा या गेन करेगा। तो इसके लिए हमको ये पता करना है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, ये किसके नियरेस्ट है बच्चों। तो 11 देखिए बच्चों, 11 किसके नियरेस्ट होगा। तो 11 जो होगा आपका 10 के नियरेस्ट होगा बच्चों। तो 10 के नियरेस्ट होगा यानी नियोन के नियरेस्ट होगा। तो नियोन का विन्यास है 2 8 यानी ये 2 8 अर्न किया है और अर्न करके ये करोड़पति बन गया या स्टेबल हो गया है। तो सोडियम भी चाहेगा कि हम उसी के जैसा विन्यास को प्राप्त करें और हम भी स्टेबल हो जाएं, हम भी करोड़पति बन जाएं। तो इसके लिए क्या करेगा बच्चों, तो आप देख लीजिए कि ये नियोन के का पड़ोसी है। तो नियोन का 2 8 है और इसका है 2 8 1। तो यहाँ एक देखिए बच्चों, यहाँ एक एक्स्ट्रा है। जब एक एक्स्ट्रा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएगा, किसी को देगा, तभी ये नियोन के जैसा विन्यास को प्राप्त कर सकता है बच्चों। तो ये क्या करेगा, सोडियम, इसका विन्यास हो गया बच्चों 281। ये नियोन का पड़ोसी है बच्चों और उसका विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चों तो इसमें एक धनायन बन जाएगा। जितना लॉस करता है बच्चों उतना धनायन और जितना ग्रहण करता है बच्चों उतना ऋणायन होता है। तो अब इसका विन्यास हो जाएगा बच्चों 2 8 हो जाएगा। और जब 2 8 इसका विन्यास हो जाएगा तो देख लीजिए बच्चों, नियोन का जो विन्यास था 2 8, समझिए, तो यहां भी ये 2 8 का विन्यास प्राप्त कर लिया। दैट मीन्स ये भी स्टेबल हो गया या ये भी करोड़पति बन गया। तो अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों कि धनायन कब बनता है। तो धनायन तब बनता है जब कोई भी तत्व के परमाणु अस्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो वहां पर धनायन होता है बच्चों। और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना धनायन। और कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व का परमाणु स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बच्चों उतना ऋणायन होता है। तो अगर त्याग किया, लॉस किया तो धनायन होगा बच्चों, और अगर ग्रहण किया हो तो वहां पर आपका ऋणायन उत्पन्न होगा। तो कुछ क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 287 होगा। अब आप देखिए बच्चों कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 किसके नियरेस्ट है, मतलब इसका पड़ोसी कौन होगा बच्चों। तो इसका पड़ोसी आपका 18 होगा। 18 जिसका एटॉमिक नंबर है यानी आर्गन। तो एटॉमिक नंबर 18 17 के नियरेस्ट है बच्चों। तो अब क्या करेगा, ये क्लोरीन इस आर्गन का कॉपी करेगा बच्चों, इस आर्गन का नकल करेगा स्टेबल होने के लिए या करोड़पति बनने के लिए। तो ये कितना अर्जित किया है बच्चों 288। जब ये 288 अर्जित किया है तो यहाँ 287 है और यहाँ पर 8 होना चाहिए बच्चों। तो आप बताइए कि ये ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, मतलब गेन करेगा या लॉस करेगा। तो ये बात क्लियर है बच्चों कि यहाँ 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा। तो इसका हो गया बच्चों 287 और स्टेबल होने के लिए, मतलब आर्गन के जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बच्चों तो ये सिंगल ऋणायन बनाएगा, एक ऋणायन बनाएगा, एनायन बनाएगा और तब इसका विन्यास हो जाएगा बच्चों 288 हो जाएगा। इसका विन्यास इस रूप में हो जाएगा बच्चों। और एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, बेरियम। बेरियम 56, इसका विन्यास क्या होगा बच्चों 2 8 18 8 2 10 18 28 हो गया बच्चों। अगर 32 लेते हैं ज्यादा हो जाता है 60, तो फिर हम 18 लेंगे बच्चों। 18 18 36 10 46, फिर 8 54 और 2 56 हो गया बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये आपका 56 जो है ये आपका किसके नियरेस्ट है बच्चों। तो 56 देखिए बच्चों 54 के नियरेस्ट है, यानी जीनोन के नियरेस्ट है। कहने का मतलब बेरियम जो है जीनोन का पड़ोसी है। अब ये जीनोन का नकल करेगा बच्चों। तो जीनोन का जो मेरा विन्यास है ये मेरा 2 8 18 18 8 है। 2 8 18 18 8, मतलब यहां तक उसका विन्यास है बच्चों। इस अब बेरियम में ये 2 एक्स्ट्रा है बच्चों। तो आप बताइए जो 2 एक्स्ट्रा है इसको लॉस करेगा या गेन करेगा। तो बात क्लियर है बच्चों कि ये 2 लॉस करेगा तभी ये जेनॉन का विन्यास प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के बाद ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा बेरियम बच्चों, तो बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा बच्चों तो बेरियम 2+ बना देगा।
2 धनायन, क्योंकि ये लॉस किया है बच्चों, और इसका विन्यास मेरा था 2 8 18 18 8 2। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा बच्चों, 2 लॉस कर दिया है तो 2 यहां से हट जाएगा, तो 2 8 18 18 8 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए बच्चों, 2 लॉस किया है तो आप देखिएगा कि ये जेनॉन का विन्यास प्राप्त कर दिया है 2 8 18 18 8। देखिए बच्चों 2 8 18 18 8 ऐड करने के बाद आपका 54 होगा, 8 2 10 18 18 18 36 10 46 8 54 हो गया। तो अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी बच्चों कि कोई भी तत्व के जो परमाणु होते हैं ये कब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और कब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। उसके लिए हम ये 7 जो अक्रिय गैस हैं जो स्टेबल हैं, इसकी प्रॉपर्टी का हम मदद लिए बच्चों, और इसकी प्रॉपर्टी का मदद लेते हुए हम इस चीज को क्लियर किए कि कब ये लॉस करेगा कब ये गेन करेगा। और जब लॉस करेगा बच्चों तो धनायन बनाएगा, और गेन करेगा तो ऋणायन बनाएगा, यानी त्याग करेगा तो धनायन, ग्रहण करेगा तो ऋणायन। और जितना त्याग करता है बच्चों उतना ही धनायन बनता है, और जितना ग्रहण करता है उतना ही ऋणायन बनता है। अब इस चीज को हम कुछ शॉर्ट मेथड से भी पता कर सकते हैं बच्चों। अगर हम इतना दिमाग में नहीं रखते हैं तो हम शॉर्ट तरीके से भी इसको हम दिमाग में रख सकते हैं। तो कुछ हम आपको शॉर्ट आइडिया दे देते हैं बच्चों। वो शॉर्ट आइडिया क्या है? शॉर्ट आइडिया ये है बच्चों कि अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं बच्चों, 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा बच्चों। ये त्याग करेगा यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में, अब एक चीज और है बच्चों, 4 वाला में जो होता है ये मेरा दोनों कर सकता है बच्चों। 4 वाला में जो होता है ये दोनों होता है, ये त्याग भी कर सकता है, किसी किसी परिस्थिति में ये ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन 1 2 3 आपका फिक्स है बच्चों कि हमेशा लॉस ही करेगा बच्चों। अब अगला हो गया 5 6 और 7। अगर किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों तो वो ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा बच्चों, यानी गेन करेगा, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 4 वाला पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों कर सकता है बच्चों, ये त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो 1 2 3 रहने के बाद वो त्याग करेगा, और अगर 5 6 7 1 2 3 रहता है अगर बाह्यतम कक्षा में किसी तत्व के परमाणु के तो त्याग करेंगे, और अगर 5 6 7 रहता है बच्चों तो ग्रहण करेंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए सोडियम 11। अब सोडियम 11 का विन्यास मेरा 2 8 1 होगा बच्चों। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये त्याग करेगा बच्चों। और जब ये त्याग करेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 8 का जो प्रॉपर्टी है मेरा, ये प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा बच्चों, और इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यानी आप शॉर्ट में इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया कि 1 2 3 4 रहने पर, तो 1 2 3 में तो क्लियर है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को त्याग ही करेगा, लेकिन 4 में दोनों बात है, कहीं कहीं ये ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। और 5 6 7 रहने पर बच्चों वो हमेशा ग्रहण ही करेगा। एक तो आइडिया ये हो गया। दूसरी आइडिया आप ये भी दिमाग में रख सकते हो कि लास्ट में मेरा आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस समय 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर करने के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा बच्चों। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करेगा तो ये मेरा सोडियम 1 पॉजिटिव बनाएगा बच्चों। उसी तरह अगर मान लीजिए बच्चों मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 12 हो गया, इसका विन्यास हो जाएगा बच्चों 2 8 2 हो जाएगा। अब इसके देखिए बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो लास्ट में मेरा 8 आ जाएगा बच्चों, और 8 आ जाने के बाद स्टेबल हो जाएगा, और तब इसमें आयन बन जाएगा बच्चों 2+। अब उसी तरह है बच्चों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 होता है बच्चों, और इसका विन्यास होगा 2 8 3।
इसका विन्यास ये होता है बच्चों। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो ये इसके लास्ट में आपका आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि हम बता दिए 1 2 3 रहने पर वो लॉस करता है। और एक बात और भी है कि 3 लॉस करेगा तभी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 आएंगे बच्चों, और 8 आएंगे तो उनके मतलब जो अक्रिय गैस है उनका प्रॉपर्टी ये लेगा, और प्रॉपर्टी लेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा बच्चों। तो एल्युमिनियम आपका 3+ बनाएगा। ठीक उसी तरह से है बच्चों, मान लीजिए फास्फोरस है, फास्फोरस का 15 हो गया, और इसका मेरा विन्यास हो जाएगा बच्चों 285 हो जाएगा। जब 285 हो जाएगा बच्चों तो हम आपको बताए थे, अच्छा एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा एक हमको 4 पर दिखाना है। तो एल्युमिनियम के बाद हम सिलिकॉन लेते हैं बच्चों, तो सिलिकॉन का होता है 14, और इसका विन्यास हो जाएगा बच्चों 284। अब देखिए बच्चों, ये दो तरह से स्टेबल हो सकता है। एक 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करने के बाद यहाँ 8 हो जाएगा, उससे स्टेबल हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब भी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 होंगे। तो ये 4 गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, इसलिए इसमें दोनों प्रॉपर्टी होगा बच्चों, और इसीलिए ये आपका कहलाता है बच्चों, ये मेटालॉइड के अंदर आता है। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और धनायन बनाता है वो मेटल होता है बच्चों, वो मेटल की कैटेगरी में आता है। तो ये 3 मेरा मेटल हो गया बच्चों, और यहां पर ये दोनों कर सकता है बच्चों, लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी मौजूद होगा, इसलिए मेटालॉइड के अंदर आएगा बच्चों। उसी तरह अगला है बच्चों फास्फोरस। तो फास्फोरस का 15 होता है, और इसका विन्यास क्या होगा बच्चों 285 होगा। अब इसका विन्यास 285 होगा, तो हम बताए थे बच्चों कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, तो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो ग्रहण करेगा, गेन करेगा बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कितना गेन करेगा बच्चों, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, और गेन करेगा तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि मेरा इनर्ट गैस के प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगा, तब ये फिर स्टेबलिश मतलब स्टेबल हो जाएगा बच्चों। अब उसी तरह कुछ एग्जाम्पल और है बच्चों, 2 एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं बच्चों, उसके बाद बातें क्लियर हो जाएगी। तो एक है मेरा बच्चों सल्फर, सल्फर का 16 होता है, और इसका विन्यास 286 होता है बच्चों। तो हम बताए थे आउटर मोस्ट सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद ये ऋणायन बनाएगा बच्चों, एनायन बनाएगा। अब उसी तरह अगला हो गया एक क्लोरीन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगा बच्चों। अब लास्ट में ये 7 है बच्चों, तो लास्ट में हम बताए थे कि अगर 5 6 7 रहता है, 5 या 6 या 7, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों, तो कितना गेन करेगा, तो यहां पर इसको 8 करना है, तो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर से गेन करेगा बच्चों, और 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि ये गेन किया इसलिए एक ऋणायन बनाएगा। और उसी तरह यहां बच्चों, यहां पर 8 करना है, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये चीजें आपको, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि आयन बनता कैसे है। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करने से आयन बनता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कब किया जाएगा और गेन कब किया जाएगा, तो इसके लिए हम आपको 2-3 सिस्टम बताए बच्चों। एक आपको ये इनर्ट गैस या नोबल गैस से आपको कंपेयर करके बताए, पड़ोसी के रूप में बताए कि कौन किसका पड़ोसी है और ये किस तरह से इसके अंदर विन्यास है। उसी को आप मैच करते हुए, उसी को कॉपी करते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। उसके बाद सेकेंड आपका जो हम मेथड बताया बच्चों, वो सेकेंड मेथड ये था कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा यानी लॉस करेगा। और 4 अगर 4 रहता है बच्चों तो ये दोनों कर सकता है, ये त्याग भी कर सकता है और ये ग्रहण भी कर सकता है, ये ग्रहण भी कर सकता है। 1 2 3 रहेगा बच्चों तो ये हमेशा त्याग ही करेगा, लॉस करेगा। और अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चों तो हमेशा ग्रहण ही करेगा। और आपको पता है बच्चों कि अगर त्याग करेगा
तो त्याग करने के बाद वो धनायन बनाएगा, और ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाएगा। और अगर त्याग करता है कोई भी एलिमेंट का एटम तो वो मेटल होगा बच्चों, और कोई भी एलिमेंट का एटम अगर वो ग्रहण करता है बच्चों तो आपका नॉन मेटल हो जाएगा। और जो दोनों कर सकता है बच्चों वो हो जाएगा मेटालॉइड, वो मेटालॉइड यानी उपधातु हो जाएगा बच्चों। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें एक बात और हम बताए थे बच्चों कि अगर इतना भी आप ध्यान में नहीं रख सकते हो तो आप इसकी प्रॉपर्टी को केयर कीजिए बच्चों। तो इसकी प्रॉपर्टी है ये 1 सेल तक है और 1 सेल इसका पूरा भरा हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टेबल हो जाएगा। और सब में आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाहर हमको 8 करना है, तो 8 कैसे किया जाएगा, इसके लिए गेन किया जाएगा या लॉस किया जाएगा। तो जिसमें आपका कम से कम की बात होगी बच्चों, अगर लॉस करने में कम पड़ रहा है तो लॉस करेगा, और अगर गेन करने में कम पड़ रहा है तो गेन करेगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए अब इसी में बच्चों क्लोरीन 17, इसका विन्यास होता है 287। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब भी इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, और 8 हो जाएंगे तो ये इसका प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगा। तो अगर 7 लॉस करता है तब भी 8 हो जाएगा, और अगर 1 ग्रहण करता है तब भी 8 हो जाएगा। तो कम किस में पड़ रहा है बच्चों, अगर इसको लॉस करना पड़ेगा तो 7 लॉस करना होता है, और अगर गेन करना पड़ेगा तो 1 गेन करना पड़ता है। तो कम किस में पड़ा बच्चों, ग्रहण करने में कम पड़ा या त्याग करने में, तो ग्रहण करने में कम पड़ा इसलिए ग्रहण करेगा। तो इस तरह से आप आइडिया को रख के और आप आयन के बारे में बिल्कुल समझ सकते हैं कि कब वो लॉस करेगा कब वो गेन करेगा। जब वो लॉस या गेन करेगा तभी उसमें आयन बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक चीजें आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है बच्चों, आप कांटेक्ट करोगे और इसमें आपको आवश्यकता है तो इस पर और बातें की जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम थोड़ा चर्चा किए हुए हैं बच्चों। अब पूरे बोर बरी स्कीम जो होता है उस स्कीम के तहत हम पूरे एलिमेंट 1 से लेके 118 तक जो एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अलग वीडियो में हम अपलोड करेंगे बच्चों। तो आप इस चीज को सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए बच्चे, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।